हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अर्पित और आपका स्वागत है लॉर्ड्स ऑफ लिटरेचर पर। दोस्तों, आज हम जॉन मिल्टन की मशहूर पोएम ऑन हिज ब्लाइंडनेस की समरी और क्रिटिकल अप्रिसिएशन को डिस्कस करेंगे। इस पोएम पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रहा हूं। आप पहले इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, तभी आपको ये पोएम अच्छी तरह से समझ में आएगी और आगे आपको इसका एनालिसिस और समरी को समझने में आसानी होगी। तो पहले हम इस पोएम को देख लेते हैं एक बार। ये पूरी पोएम है, ये एक 14 लाइंस की सोनेट है। सोनेट हमेशा 14 लाइंस की होती है और ये एक पेट्रार्कन सोनेट है, यानी कि इसमें पहले जो 8 लाइनें हैं वो ऑक्टेव हैं। इसमें हमेशा किसी प्रॉब्लम को उठाया जाता है और बाद की जो 6 लाइनें हैं जिन्हें सेस्टेट कहा जाता है, इसमें उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिया जाता है। तो अब आप इसका फॉर्मेट समझ गए हैं, तो चलिए इसको हम दो पार्ट में समझेंगे। पहले हम इसकी समरी डिस्कस करेंगे और बाद में हम इसका क्रिटिकल अप्रिसिएशन देखेंगे। तो इसकी समरी शुरू करते हैं। द पोएम इज अबाउट द पोएट हिमसेल्फ, यानी कि ये पोएम खुद पोएट के बारे में है, यानी जॉन मिल्टन के बारे में है। ही बिकेम ब्लाइंड एट एन अर्ली एज विच ही कॉल्स एज हाफ ऑफ हिज लाइफ, यानी कि वो काफ़ी कम उम्र में ही अंधे हो जाते हैं, जिसे कि वो अपनी आधी ज़िंदगी कहते हैं। उनका कहना है कि आधी ज़िंदगी में ही वो अंधे हो गए हैं और अभी तो उनकी आधी ज़िंदगी बाकी है जिसे उनको इसी तरह अंधेरे में गुजारनी है। ड्यू टू ब्लाइंडनेस द होल वर्ल्ड इज डार्क एंड ग्लूमी। तो अब जबकि वो अपने आंखों की रोशनी खो चुके हैं, तो इस वजह से ये दुनिया उन्हें कैसी दिखाई दे रही है? डार्क दिखाई दे रही है, अंधेरी दिखाई दे रही है, एंड ग्लूमी यानी दुख से भरी हुई है। द गिफ्ट ऑफ बीइंग अ क्रिएटिव राइटर एंड पोएट विच हैज़ बीन accorded टू हिम बाय द गॉड, यानी कि उनको जो गिफ्ट मिला है गॉड की तरफ से, क्या गिफ्ट है वो? क्रिएटिव राइटर और पोएट होने का। वो अब क्या हो गया है? इज नाउ यूजलेस फॉर हिम। अब ये गिफ्ट उनके लिए यूजलेस है, वो इसका कोई इस्तेमाल नहीं कर सकते। दो द गिफ्ट और स्किल गिवन टू हिम बाय द गॉड वुड रिमेन विद हिम टिल डेथ। हालांकि ये जो गिफ्ट उन्हें गॉड की तरफ से मिला है वो आजीवन उनके साथ रहेगा, उनकी डेथ तक उनके साथ रहेगा, बट ही विल नॉट बी एबल टू यूज इट। लेकिन अपने अंधेपन की वजह से वो इसका कोई इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। As God has taken away his eyesight, he has become more submissive and wants to serve God with his poetic power। और हालांकि ईश्वर ने उनसे उनकी आंखों की रोशनी छीन ली है और अब वो और भी ज़्यादा सबमिसिव हो गए हैं, मतलब विनम्र हो गए हैं। और क्या चाहते हैं? वॉन्ट्स टू सर्व गॉड, वो ईश्वर की सेवा करना चाहते हैं। किस तरह से? विद हिज पोएटिक पावर, यानी उनके पास जो पोइट्री का टैलेंट है उसके द्वारा वो ईश्वर की सेवा करना चाहते हैं। ही वॉज ग्रेटली इंक्लाइंड टू राइट पोएट्री इन प्रेज ऑफ गॉड एंड प्रेजेंट टू हिम अ ट्रू अकाउंट ऑफ हिज राइटिंग, यानी मिल्टन चाहते हैं कि वो ईश्वर की प्रशंसा में अपनी पोएम्स लिखें और अपना ट्रू अकाउंट प्रेजेंट करें गॉड के सामने, जो उन्होंने अपनी पोइट्री के हिसाब से लिखा हुआ है। ही वॉन्ट्स टू डू दिस सो दैट गॉड में नॉट स्नब हिम आफ्टर हिज डेथ। और ऐसा वो इसलिए करना चाहते हैं जिससे कि उनकी डेथ के बाद जब उनकी मुलाकात ईश्वर से हो, वो उसके पास जाएं, तो ईश्वर उन्हें डांटे नहीं। देखिए, यहाँ आपको ये बताना ज़रूरी है कि ये बात बाइबल की एक कहानी है, वहाँ से ली गई है, जिसके हिसाब से अगर ईश्वर हमें कोई टैलेंट देते हैं, हमें कोई काबिलियत देते हैं और हम उसका कोई इस्तेमाल नहीं करते, उसे व्यर्थ जाने देते हैं, तो ईश्वर हमसे नाराज़ होते हैं। इसीलिए यहाँ पर मिल्टन कह रहे हैं कि ये जो पोइट्री का टैलेंट गॉड ने मुझे दिया है, अगर मैं इसका कोई अच्छा इस्तेमाल नहीं करूँगा तो वो मुझे डांटेंगे। और इसीलिए जो है वो इस पोइट्री का कुछ ऐसा यूज़ करना चाहते हैं जिससे वो गॉड को जाकर कह सकें, उन्हें बता सकें कि आपने जो मुझे टैलेंट दिया था वो बेकार नहीं गया, उसका मैंने इस्तेमाल किया है। आगे देखते हैं। ही माइल्डली वॉन्ट्स टू आस्क गॉड, और वो ईश्वर से ये पूछना भी चाहते हैं विनम्रता पूर्वक, दैट हाउ कैन be required to do work equal to any normal person in spite of his total blindness। यानी उनके मन में ये ख्याल भी आ रहा है, वो ईश्वर से ये भी पूछना चाहते हैं कि वो उनसे ऐसा काम करने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं जैसा कि किसी भी नॉर्मल इंसान से वो उम्मीद करते हैं, क्योंकि अब वो अंधे हैं, वो ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं। तो वो ये सोच रहे हैं
कि ईश्वर मुझसे भी क्या उम्मीद करते हैं कि मैं भी कोई काम करूं, मैं भी जो है उनकी सेवा करूं, इसकी उम्मीद वो कैसे कर सकते हैं। इन द आंसर टू दिस, और इस सवाल के जवाब में, हार्ट फेल्ट फीलिंग यानी उनके दिल में जो फीलिंग है, इसके जवाब में क्या होता है, ऑफ द पोएट, हिज कॉन्शियस कम, उनका जो है कॉन्शियस, कॉन्शियस का मतलब होता है विवेक, विवेक जमीर या उनका अपना मन, वो जवाब देता है to his rescue to tell that he must keep patience as God does not want anything from man। तो ईश्वर खुद जवाब देने नहीं आते, गॉड खुद आकर कोई जवाब नहीं देते हैं, बल्कि उनका विवेक, उनका मन खुद उनको जवाब देता है कि ईश्वर तुमसे कोई सेवा नहीं चाहता है, ईश्वर को तुमसे कुछ नहीं चाहिए। ईश्वर की खुशी सिर्फ इसी में है कि तुम जो है अपना धैर्य बनाए रखो और उनमें विश्वास रखो, इसके अलावा वो कुछ नहीं चाहते। बल्कि ईश्वर की सच्ची सेवा इसमें है कि ईश्वर तुम्हारे सामने जैसी भी परिस्थितियां लाएं, तुम बस उसको हंसते हंसते उसके थ्रू गुजर जाओ, उसका उसको सह लो, किसी तरह का मतलब परेशान बहुत ज़्यादा ना हो, यही ईश्वर चाहते हैं, कोई कंप्लेंट ना करो। आगे देखते हैं, गॉड्स किंगडम इज वेरी रिच एंड स्प्लेंडेड, यानी ईश्वर का जो साम्राज्य है, ईश्वर का साम्राज्य सारी दुनिया है, वो बहुत ही कह रहे हैं कि रिच है और स्प्लेंडेड है। स्प्लेंडेड मतलब भव्य है, बहुत वैभवशाली है। थाउजेंड ऑफ एंजल्स आर एवरी टाइम रेडी टू एक्ट ऑन गॉड्स कमांड, और हजारों एंजल्स हर वक्त तैयार रहते हैं ईश्वर के आदेश का पालन करने के लिए। दे कैरी आउट गॉड्स विशेस ऑन लैंड एंड सी विदाउट रेस्ट, और ये जो एंजल्स हैं, ये ईश्वर की जो इच्छा होती है उसका पालन करते हैं बिना कोई रेस्ट किए हुए, लैंड पर भी और सी में भी, यानी धरती पर भी और समुद्र में भी, हर जगह ईश्वर के एंजल्स मौजूद हैं। द मॉर्टल्स ऑन अर्थ, यहाँ मॉर्टल मतलब हम मनुष्य लोगों की बात की गई है कि धरती पर रहने वाले जो मॉर्टल्स हैं, यानी हम लोग जो हैं, कैन नॉट सर्व गॉड एज दिस स्पीड, और जिस तरह से ये एंजल्स ईश्वर की सेवा करते हैं, उस तरह से हम लोग ईश्वर की सेवा नहीं कर सकते। सो दे मस्ट वेट इन साइलेंस फॉर हिज मर्सी, तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें ईश्वर की दया का इंतजार करना चाहिए कि कब ईश्वर की दया हम तक पहुंचेगी। मिल्टन सेज दैट दोज हु आर नॉट एबल टू सर्व गॉड, यानी कि मिल्टन कहते हैं कि जो लोग ईश्वर की सेवा करने में सक्षम नहीं हैं, शुड सिंपल स्टैंड इन सर्विस ऑफ गॉड एंड वेट फॉर देयर टू रिसीव मर्सी ऑफ गॉड, यानी कि जो लोग ईश्वर की सेवा करने में सक्षम नहीं हैं, उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें इंतजार करना चाहिए कि कब ईश्वर की दया हम पर हो। देखिए, दया का मतलब ये नहीं है ईश्वर आपके ऊपर आकर कोई दया दिखाने लगेंगे, मतलब ईश्वर कब आपको अपनी सेवा का मौका देंगे, कि कब आप कोई अच्छा काम कर सके उनके लिए, इसका जब वो मौका देंगे आपको ऐसा करने का, तो वही ईश्वर की सेवा होगी। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि ईश्वर की सेवा वो लोग भी कर रहे हैं जो चुपचाप खड़े हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि कब ईश्वर हमें सेवा करने का मौका देते हैं। अब देखिए, इस पोएम का क्रिटिकल एनालिसिस हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। क्रिटिकल एनालिसिस के अंतर्गत हम लोग इसकी थीम भी डिस्कस करेंगे और इस पोएम का स्टाइल भी डिस्कस करेंगे। तो आइए चलिए पहले शुरू करते हैं इसको। ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट सोनेट इन इंग्लिश पोएट्री, यानी कि इंग्लिश की पोएट्री में ऑन हिज ब्लाइंडनेस सबसे अच्छी सोनेट्स में से एक है। इट इज़ एन ऑटोबायोग्राफिकल सोनेट, जैसा कि आप जानते हैं कि ये मिल्टन की अपनी खुद की ही कहानी है, तो ये एक ऑटोबायोग्राफिकल सोनेट है, यानी इसमें वो अपनी ही जिंदगी की बात कर रहे हैं। एंड ब्रिंग्स बिफोर अस द पर्सनालिटी एंड कैरेक्टर ऑफ द ब्लाइंड पोएट जॉन मिल्टन, और ये हमारे सामने लाती है क्या, जॉन मिल्टन जो कि एक ब्लाइंड पोएट थे, उनकी पर्सनालिटी को और उनके कैरेक्टर को। मिल्टन बिकेम ब्लाइंड इन 1652 when he was 44 ईयर ऑफ एज। मिल्टन 1652 में अंधे हो गए थे, जबकि वो 44 साल के थे, 44 ईयर के थे। देखिए, इस मामले में थोड़ा कुछ क्लियर नहीं कहा जा सकता है। बहुत से लोगों का कहना है कि जब वो अंधे हुए थे उस समय उनकी उम्र 43 थी, ना कि 44। तो आप इसको अपनी मर्जी से चुन सकते हैं, क्योंकि अलग अलग किताबों में अलग बातें लिखी हुई हैं। मिल्टन्स लाइफ वॉज फुल ऑफ ग्लूम एंड डिस्पेयर, और जब वो अंधे हो गए थे तो उनकी जिंदगी जो थी वो अंधेरे, निराशा और मायूसी से भरी हुई थी। एट दिस टाइम
His learning of religious and biblical literature came to his rescue. और ऐसे समय में उनकी लर्निंग उनके काम आई। किस चीज़ की लर्निंग? रिलीजियस और बिब्लिकल यानी कि धार्मिक और बाइबल से जुड़े हुए लिटरेचर को जो उन्होंने पढ़ा था, स्टडी किया था, वो उनके रेस्क्यू में आया यानी उनके बचाव में आया। हिज फेथ इन गॉड एंड रिलीजन कम्स फोर्थ इन दिस सोनेट। और ईश्वर में जो उनकी फेथ है वो यहाँ पर सामने आती है इस सोनेट में। अब देखिए इस पोएम की थीम देखते हैं हम लोग। द सुप्रीमेसी ऑफ गॉड एंड कंप्लीट फेथ इन गॉड इज द बेसिक थीम ऑफ दिस सोनेट। तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये कि इस सोनेट की थीम क्या है। पहला है सुप्रीमेसी ऑफ गॉड और दूसरा क्या है? फेथ इन गॉड। यानी कंप्लीट फेथ हमारी होनी चाहिए गॉड में और गॉड की सुप्रीमेसी, ये दोनों इस सोनेट की थीम है। दिस इज वन ऑफ द नोबलेस्ट पोएम इन इंग्लिश लैंग्वेज। और ये इंग्लिश लैंग्वेज की सबसे ज़्यादा नोबल पोएम्स में से एक है। दिस ऑटोबायोग्राफिकल पोएम राइजेस द कंप्लेंट ऑफ एनग्रेव्ड पर्सन। यानी कि ये जो ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है, ये इसमें कंप्लेंट है एक ऐसे इंसान की जो बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा लाचार है। ये वैलिड कंप्लेंट है ईश्वर के लिए। और क्या है? एंड देन गिव्स द सॉल्यूशन ऑल्सो। और उसके बाद ये सॉल्यूशन भी देती है आपको। क्या सॉल्यूशन है? देखिए इसमें कंप्लेंट ये है कि मैं अंधा हो चुका हूँ, लेकिन मैं अपने टैलेंट का इस्तेमाल कैसे करूँ। उनकी प्रॉब्लम ये नहीं है कि मैं अंधा हो गया हूँ, बल्कि उनकी प्रॉब्लम ये है कि ईश्वर ने मुझे जो टैलेंट दिया है, अगर मैं उसका इस्तेमाल नहीं करूँगा तो ईश्वर मुझे डांटेंगे, ये प्रॉब्लम है। और सॉल्यूशन क्या है कि ईश्वर कोई भी तुमसे जो है तुम्हारी सेवा नहीं चाहते हैं। ईश्वर ये चाहते हैं कि तुम उनमें अपनी फेथ बनाए रखो और वो जैसी भी जिंदगी तुम्हें दें, जो चीज़ें भी तुम्हारे सामने लाएं, उन्हें बिना कंप्लेंट किए उससे गुजर जाओ, उसको सहन करो। तो आइए चलिए आगे देखते हैं। इट इज़ अ कंप्लीट पोएम इन दिस सेंस। तो इस तरह से ये एक कंप्लीट पोएम है। इट राइजेस अ जेन्युइन कंप्लेंट एंड प्रोवाइड द सॉल्यूशन फॉर एक्सेप्टिंग द एफ्लिक्शन ऑफ गॉड विद कामनेस एंड फेथ। तो जैसा कि एप्लीकेशन का मतलब होता है दुख और कष्ट, तो ये एक ऐसी पोएम है, इसमें एक जेन्युइन कंप्लेंट आती है और उसके बाद उसका सॉल्यूशन भी आता है कि गॉड हमें जो भी कष्ट दे रहे हैं, जो भी तकलीफ दे रहे हैं, उसको कामनेस और फेथ के साथ हमें सहन कर लेना चाहिए। दीज टू आर क्वालिटीज विच वन मस्ट हैव टूवर्ड्स द मेकर। और ये दो क्वालिटीज़ हैं जो हम सभी के भीतर होनी चाहिए हमारे ईश्वर के प्रति। कौन है दो क्वालिटीज़? पहली है कामनेस और दूसरी है फेथ, यानी हमारी ईश्वर में फेथ होनी चाहिए। अब इसकी स्टाइल देख लेते हैं इस पोएम की। मिल्टन इज़ द सुप्रीम मास्टर ऑफ ग्रैंड स्टाइल। यानी मिल्टन की एक खासियत है कि वो बहुत ही ग्रैंड स्टाइल में लिखते थे। अगर आपने पैराडाइज लॉस्ट और उनके दूसरी पोएम्स पढ़ी हों तो आप जानते होंगे कि मिल्टन की जो स्टाइल है वो बहुत ही ग्रैंड है। वी फाइंड ग्लिम्सेस ऑफ दिस इन द प्रेजेंट सोनेट एज वेल। और ये जो सोनेट है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, इसमें भी हम इस चीज़ की झलक देख सकते हैं। किस चीज़ की? उनकी ग्रैंड स्टाइल की। His sonnet is highly elusive and bookish, and has the stamp of a mind not only replete with a wide, various and even obscure learning। देखिए जो जॉन मिल्टन है, उनको इंग्लिश लैंग्वेज का सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा पोएट माना जाता है। इसकी वजह यह है कि इन्होंने कॉलेज में तो जो पढ़ाई की करी ही, उसके बाद अगर वो चाहते तो वो गवर्नमेंट में मिनिस्टर बन सकते थे। लेकिन उन्होंने, इसका भी ऑफर था उन्हें, लेकिन उन्होंने मिनिस्टर बनने या ऐसा कोई पद स्वीकार करने के बजाय पोएट बनने का फैसला किया। और इसके लिए उन्होंने सालों तक बहुत ज़बरदस्त पढ़ाई करी। तो इसी वजह से मिल्टन को सबसे ज़्यादा एजुकेटेड पोएट माना जाता है। और उनकी ये एजुकेशन यहाँ पर दिखाई भी देती है। यही कहा जा रहा है कि मिल्टन की जो एजुकेशन है, जो उनकी जानकारी है, जो उनकी ऑब्सक्योर लर्निंग है, वो यहाँ पर सामने आती है। द सोनेट इज़ अ कॉन्टिन्यूअस रिवर्बरेशन ऑफ इकोज एंड सजेशन। और इस पूरी सोनेट में कॉन्टिन्यूअस रिवर्बरेशन और इकोज का सजेशन होता रहता है। इसका मतलब होता है किसी चीज़ की गूंज होना। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था इस सोनेट की थीम में
कि यहाँ पर एक बाइबल की स्टोरी है जिसमें एक मालिक है, वो अपने नौकरों को कुछ गिफ्ट देकर जाता है, और जब वो लौट कर आता है तो उन तीनों नौकरों में से एक नौकर जो होता है वो अपने गिफ्ट को जमीन में गाड़ कर रख देता है कि इसकी कोई नुकसान ना पहुंचे, इस गिफ्ट को इसकी कोई चोरी ना हो सके इसलिए। तो जब मालिक उसको देखता है कि उसने इस टैलेंट का कोई इस्तेमाल नहीं किया है तो वो उसे डांटता है, उस पर नाराज होता है। तो यहाँ पर मालिक कौन है? गॉड है। और नौकर कौन है? हम लोग हैं। तो इसी से जो है मिल्टन के इसी क्वालिटी को कि वो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड थे, बहुत कुछ वो जानते थे, तो यही है यहाँ पर कहा गया है। आगे देखते हैं। इट्स इफेक्ट इज प्रोड्यूस्ड नॉट बाय मीन्स ऑफ व्हाट इट एक्सप्रेस, यानी ये सोनेट का जो है इफेक्ट इस चीज में नहीं है कि वो क्या एक्सप्रेस कर रही है, बट व्हाट इट सजेस्ट, बल्कि इसमें है कि वो क्या सजेस्ट कर रही है। और ये सोनेट जैसा कि आप जानते हैं कि सजेस्ट कर रही है ईश्वर हमें जैसी भी परिस्थिति में लाए, हमने उसे कामनेस के साथ, शांति के साथ उसको स्वीकार करना चाहिए बिना कंप्लेंट के, और हमें ईश्वर में अपनी फेथ बनाए रखनी चाहिए। आगे देखते हैं। मिल्टन अडॉप्टेड पेट्रार्कन स्टाइल इन राइटिंग दिस सोनेट। तो जैसा मैंने आपको शुरू में बताया था कि इस सोनेट को लिखने में मिल्टन ने पेट्रार्कन स्टाइल अडॉप्ट किया है। देखिए, सोनेट की शुरुआत पेट्रार्क ने की थी ऐसा माना जाता है, और वो पेट्रार्कन स्टाइल में लिखते थे। तो वही स्टाइल मिल्टन ने भी यहाँ पर अडॉप्ट की है। ही ब्रॉट बैक द सोनेट टू हिज टू इट्स ओरिजिनल एंड स्ट्रिक्ट टाइप, द टाइप विच पेट्रार्क हैड फिक्स्ड। तो देखिए, इटली के राइटर थे पेट्रार्क, और उन्होंने पेट्रार्कन स्टाइल में सोनेट लिखी थी। उसके बाद ये बहुत सालों तक ट्रैवल करते हुए इंग्लैंड पहुंची, और इंग्लैंड में शेक्सपियरियन सोनेट ज़्यादा पॉपुलर हुई। जो ऑन हिज ब्लाइंडनेस मैंने लास्ट वीडियो कल बनाया था, उसमें आपने देखा होगा कि शेक्सपियरियन सोनेट का स्ट्रक्चर अलग होता है, और मिल्टन ने उसके बजाय यहाँ पर फिर से पेट्रार्कन सोनेट अपनाया, यानी उस स्ट्रक्चर को फॉलो किया। तो यही यहाँ पर कहा गया है कि वो वापस उस स्ट्रक्चर की तरफ गए, उस टाइप की तरफ गए जो कि पेट्रार्क ने फिक्स किया था। द फर्स्ट 8 लाइन्स आर कॉल्ड ऑक्टेव वाइल द लास्ट 6 लाइन्स आर सेस्टेट। इस सोनेट की पेट्रार्कन फॉर्म जो होता है उस सोनेट की जो फर्स्ट 8 लाइन है उन्हें ऑक्टेव कहते हैं, और जो लास्ट की 6 लाइन होती हैं उन्हें सेस्टेट कहते हैं। सोनेट में हमेशा 14 लाइन्स होती हैं। His octave has run into sestet, और उनकी ऑक्टेव का कुछ हिस्सा जो है वो सेस्टेट में चला गया है, यानी जो बात वो ऑक्टेव में कह रहे हैं, पहली 8 लाइनों में कह रहे हैं, वो एग्जैक्ट 8 लाइन में खत्म ना होकर कुछ हद तक जो लास्ट की 6 लाइनें हैं वहां चली जाती हैं। यही बात यहाँ पर कही जा रही है। द राइम स्कीम इज ABBA, ABBA, CDE, CDE, और इसकी जो राइम स्कीम है इस पोएम की वो है ABBA, ABBA, CDE, CDE। अगर आप इसे ऐसे ना याद कर पाए तो अब्बा अब्बा सीडे सीडे ऐसे करके याद कर लें। याद करने से मतलब है एग्जाम में लिखा रहेगा, तो एग्जामिनर को पता नहीं लगेगा कि आपने इसे कैसे याद किया है। तो आइए चलिए अब इस पोएम को यहीं पर ख़त्म करते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, और आपने अब तक ये चैनल भी सब्सक्राइब कर दिया होगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं।